स्वावलंबन के ताना-बाना से रिलेटेड जो कार्यशालाएँ हैं आज वो शुरू हो रही हैं और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम सभी पार्टिसिपेंट के जॉइन होने तक इंतज़ार करेंगे। जब सभी पार्टिसिपेंट जॉइन करेंगे तब हम कार्यशाला की कार्रवाई शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को आप लोगों के प्रश्न और जिज्ञासाएँ शांत करने के लिए मौका दिया जाएगा। पहले कार्यशाला की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आप लोगों तक पहुँचाई जाएँगी। उसके बाद एक-एक करके सभी लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या जो भी शंकाएँ हैं, उनको का समाधान के लिए आकाश सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर आशीष मौर्य जी भी मौजूद हैं। आशीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार कीर्ति जी। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस चीज़ को देख के कि लोगों ने इस कार्यशाला के लिए अपना रुझान दिखाया और आज टीचर्स डे पे जो कि हम लोग अपने विशेष तौर से गुरुओं को समर्पित करते हैं को अ, हम आकाश जी को भी अपना गुरु मानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस विषय को और लोगों तक पहुंचाने का एक कह लीजिए प्रण लिया है, जिसके तहत हम लोग इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही परिवेश में रह रहे लोगों को उनकी जो भी जिज्ञासाएं या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं या जानकारी करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट हो जहाँ पे वो एक डायलॉग के लिए क्लियर पैसेज मिल सके। तो उसकी पहली कड़ी के तौर पे हम इस कार्यशाला को आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यशाला में हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे और उनकी जिज्ञासाओं को सही दिशा निर्देश मिल सके। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा-सा करीब 5 मिनट का इंतज़ार और करेंगे, ताकि सभी प्रतिभागी सम्मिलित हो सकें और हम फिर कार्यशाला प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग पार्टिसिपेंट का वेट कर रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों के ज्वाइन होने का। जैसे ही हमारे सभी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं, हम कार्यशाला आरंभ करेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग को हाँ, हमें अब अपनी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए कि काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो गए हैं और काफ़ी समय भी हो गया। हम लोगों ने काफ़ी समय सभी लोगों का इंतज़ार किया। तो आज की कार्यशाला में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, जो कि जैविक खेती के बेसिक्स के ऊपर आज हम लोगों की ये कार्यशाला आधारित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पॉल्यूशन की वजह से हम लोग जो रासायनिक खेती करते हैं, उसमें न केवल पेड़ों की और जो हमारी उपज है उसको नुकसान होता है, बल्कि जो मिट्टी है, मिट्टी की हेल्थ है, उसको भी काफ़ी नुकसान होता है। शुरुआत में तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग रासायनिक खेती करते हैं, धीरे-धीरे वो साल दर साल हमें उसके रसायन की जो भी अपने फर्टिलाइज़र हैं, उसकी हमें जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हमारी उपज कम होती जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण हमारी जो भोजन है, वो भी काफ़ी विषैला हो गया है। इसी को देखते हुए आकाश सर ने जैविक खेती का एक अभियान शुरू किया। वो पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं। फर्टिलाइज़र से लेकर पेस्टिसाइड सभी उनके फार्म पे ही तैयार किए जाते हैं और हम बिना देरी किए हुए आकाश सर को आमंत्रित करते हैं कि वो जैविक खेती के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी दें। आकाश सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में और सभी लोगों का जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, खासकर पूरी जो आपकी अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की टीम है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में जो है ना, बहुत जल्दी जो है ना, हम लोगों ने इस आयोजन को आयोजित किया और लोगों को इकट्ठा करके और एक अच्छा मैसेज लोगों को देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पूरी टीम के लिए आपके लिए बधाई और परिचय से मैं काम की शुरुआत करता हूँ। 2011 में मैंने खेती का काम चालू किया था
और एक इंटेंशन था कि लोगों को अच्छा फूड मिले, अच्छा अनाज मिले, इसके लिए मैंने इस काम की शुरुआत की। और देखिए, खेती तो करना एक सामान्य बात है, भारत के बहुत सारे लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कृषि में जो मूलभूत समस्याएं हैं या जो मूलभूत कारण हैं जिसके कारण हम जो है ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी नहीं हम अपनी तैयार कर पा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। जैविक खेती को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। तो साथियों, आज 1.5 घंटे के सेशन में जो है ना हम लोग फोकस होके इन सारी विषयों पर बात करेंगे। जैविक खेती के मूल मंत्र को जानेंगे कि क्या है जैविक खेती और इसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और हम बड़े खेतों से लेकर छोटी क्यारियों से लेकर और छोटे गमलों तक हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना हम जानेंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या चीज है और ये किस तरह से सस्टेन है। कुछ खादों के बारे में भी जानेंगे, किस तरह के हमें जैविक खाद इस्तेमाल करने होते खेतों में। फिर उसके बाद हम जो है बेसिक सीड्स के बारे में भी जानेंगे कि हमारे बीज जो है ना हमारे क्या भूमिका निभाते हैं। तो एक एक विषय को हम लोग जो है ना विस्तार से लेंगे। सबसे पहले नंबर साथियों हम बात करते हैं जैविक खेती के बेसिक पर। बेसिक का मतलब ये होता है कि बेसिक फंडामेंटल एक्चुअली है क्या जैविक खेती का। जैविक खेती जो है अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इसकी कई तरह की परिभाषाएं आज हमारे बीच में है, और उन परिभाषाओं में हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। हमको ये नहीं आता है समझ में कि हम किस परिभाषा को सही मानकर उस पर काम करें। तो देखो, परिभाषा चाहे जो भी हो, प्रकृति के साथ जुड़ना ही जैविक खेती के कार्य को करना है, ठीक है। और जैविक खेती कोई भी ऐसी विद्या या भला नहीं है जिसे किया जा सके। ये सदियों से होने वाली, निरंतर चली आने वाली विद्या है। अब बात यह है कि जब निरंतर ये चली आने वाली विद्या है तो हम इसे करने में क्यों लगे हुए हैं। हम इसे करने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए। इसलिए हम इस काम को लगे हुए हैं करने में, ठीक है। हमें ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, दो चीजें हमारे मूल में अभी आ चुकी हैं, जिसके कारण हम अनावश्यक तरीके से प्रकृति के तंत्र को डैमेज करते हैं, और उसके डैमेज होने की वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, पूरा प्रकृति का सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। देखिए, एक मोटी मोटी बात हम लोगों को समझना पड़ेगी कि अगर हमने नेचर के सिस्टम को अगर डिस्ट्रॉय किया तो मुझे लगता है कि फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर के अलावा कोई इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ताकत नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ही ताकत काम कर रही है, और वो है नेचर का प्रोटोकॉल। और नेचर का प्रोटोकॉल मतलब होता है जीवों को मिले हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करवाना, ठीक है। इस संसार में असंख्य लाखों करोड़ों जीवों का निर्माण हुआ है, भगवान ने बनाया है सबको, और इन सब के माध्यम से जो है ना नेचर हर एक जीव में एक ना एक क्वालिटी के माध्यम से या क्वालिटी के रूप में एक ना एक सॉफ्टवेयर देके रखी है। इन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हमारा पूरा प्रकृति का ब्रह्मांड चलता है। भोजन से लेकर, पानी से लेकर, हवा से लेकर, सूरज की रोशनी से लेकर, ठंड की गर्मी से लेकर, सारी व्यवस्थाएं जो है ना नेचर के प्रोटोकॉल में होती हैं। इनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे प्रोटोकॉल में होता है, ठीक है। अगर हम इस बात को और गंभीरता से समझें तो जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो सारे काम नेचर के प्रोटोकॉल में हो रहे हैं। हम कौन से काम नहीं कर पाते हैं? हम कई सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने मिसाइल बना ली, हमने बम बना ली, रोड, नालियां, सड़कें, मोबाइल से लेकर तमाम तरह के आविष्कार हमने कर लिए, इवन चांद पे भी जाके हमने कब्जा कर लिया, ठीक है। इतना सब हमने कर लिया, लेकिन हम जिंदगी के मूल अस्तित्व में रहने वाली चीजों का निर्माण नहीं कर पाए। एक भी फैक्ट्री हम गेहूं की नहीं लगा पाए, एक भी फैक्ट्री हम जो है ना दूध की नहीं लगा पाए, एक भी फैक्ट्री हम पानी पैदा करने की नहीं लगा पाए, एक भी फैक्ट्री हम ऑक्सीजन बनाने की नहीं लगा पाए। कहने का मतलब ये है कि हमें इन सारी चीजों के लिए नेचर के साथ में जुड़ना पड़ेगा। कारण ये क्योंकि आपका जो शरीर है वो नेचर से बना हुआ है, और आप प्रकृति की व्यवस्था के पार्ट हैं। तो अंधाधुंध तरीके से हम भागदौड़ को कम करें और इस बात को समझे कि वास्तविकता में जीवन का आधार क्या है। तो जीवन का आधार है प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट, है ना। प्रकृति की व्यवस्था, और प्रकृति की व्यवस्था ही संसार के समस्त जीवों को चला रही है। अब प्रकृति की व्यवस्था और खेती का क्या लेन देन है, जैविक खेती का क्या लेन देन है? तो जैविक खेती भी प्रकृति की व्यवस्था के प्रोटोकॉल से ही चलता है, ठीक है। जैविक खेती कोई करने वाली चीज नहीं है, ये स्वतः होने वाली चीज है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और ये सदियों से परंपरागत तरीके से अपने आप होती चली आ रही है। इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी अलग से
नहीं किया, और ये निरंतर सदियों से हमारे बीच में परिणाम देते आ रही है और लोगों को इस अच्छा स्वस्थ पूर्ण अनाज देते चली आ रही है। तो साथियों, इस पूरी बात को हमें एक निचोड़ के माध्यम से समझना होगा कि जैविक खेती का जो मूल आधार है वो है प्रकृति की व्यवस्था को फॉलो करना, या प्रकृति की व्यवस्था के साथ में काम करना। अब प्रकृति की व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है ये? तो प्रकृति की व्यवस्था में असंख्य लाखों करोड़ों जीव हैं जो अलग अलग काम के लिए जिम्मेदार, ठीक है। अगर आप किसी भी जीव को उठा के देख लीजिए तो आपको समझ आएगा कि ये तो बड़ा काम करता है, ये बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे दूध से जब दही बनता है तो आपने देखा होगा, इसमें कोई आर्टिफिशियल मशीन का काम नहीं होता है। एक विशेष तापमान होता है, उस तापमान के बाद दूध में वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आते हैं और वो दही बना के और फिर अपना काम करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम उससे छाछ बनाते हैं, फिर छाछ में अलग तरह के बैक्टीरिया आते हैं, घी बनाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल जो है ना, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो एक्शंस हैं, ये सारे एक्शंस सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हो रहे हैं। संसार में अगर हम किसी भी पेड़ को बढ़ता हुआ देखते हैं, पहले हम बीज डालते हैं मिट्टी में, मिट्टी से जैसे ही हमने बीज डाला, बीज से फिर अंकुरण होता है, अंकुरण से फिर वो पौधा बनता है और पौधे से वो वट वृक्ष बनता है। साथियों, वट वृक्ष तक तो ठीक है, वट वृक्ष के बाद जो है ना वो फूल आते हैं, उसमें डालियों में फल आते हैं। फल आने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा मैकेनिज्म है, ये कैसे चलता है, ये कौन चलाता है, कैसे होता है? और जब अनाज आता है फल में, तो हम तो फल तोड़ के और फिर जो है ना पैकेट में भर के घरों में लाते हैं और पका के थालियों में खाते हैं। तो ये तो हमने किया है, तोड़ा हमने है, ठीक है, पैकिंग हमने की है, ट्रांसपोर्ट हमने किया है, थाली में पका के हमने लेके आए हैं, खाया हमने, ये सब अरे सारे काम हमने किए हैं। पर जो आपने नहीं किए वो क्या काम है? आपने किसी फल की रचना नहीं की है, ठीक है, वो आपने नहीं किया। अब फल की रचना जब आपने नहीं की है तो किसने की है? फल की रचना कोई मशीन ने तो नहीं की है कि जाके वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है कि जी फलाने फलाने सरपंच साहब ने बोल दिया, फलाने फलाने गांव का ये बटन दबा दिया जाए तो सारे आम के पेड़ फल जाएंगे, या सबका गेहूं खेत में आ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सारा नेचर के प्रोटोकॉल से होता है। तो हमको ये मोटी बात जानने की आवश्यकता है। अगर हम जैविक खेती के मूल मंत्र को जानना चाहते हैं, जैविक खेती को अच्छे से परिणाम पे लेके आना चाहते हैं, तो हमें नेचर के प्रोटोकॉल को समझना होगा कि किसने जड़ बनाई, किसने तना बनाया, किसने पत्ती बनाई, किसने फूल बनाया, किसने सुगंध बनाई, किसने गूदा बनाया, किसने रस बनाया, किसने टेस्ट बनाया, किसमें उसने उसमें जो है ना न्यूट्रिएंट लेके आए, एंजाइम लेके आए, एसिड्स लेके आए, कलर लेके आए, क्या क्या चीजें लेके आए। ये सारी चीजों के लिए कुछ सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जो है ना स्वतः ही प्रक्रिया स्वतः ही नेचर में काम करते हैं, और इनके काम करने से ही पूरे ब्रह्मांड पर धरती दुल्हन की तरह सजती है। अगर ये जीव धरती पे ना हो तो पेड़ पौधों का बढ़ना, उगना, फलना, फूलना ये संभव नहीं हो सकता है। और ये काम किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी का भी नहीं है कि जाके उस कंपनी या उस फैक्ट्री में ये काम हो जाए। तो अब बात इतनी है कि जब ये काम जीवाणुओं द्वारा होता है तो फिर जीवाणुओं को करने दें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीवाणुओं को इतना समझने में सक्षम हो पाए हैं कि ये काम जीवाणुओं के माध्यम से होता है, तो जीवाणुओं को हम छेड़ते क्यों हैं? क्योंकि आज जो अभी वर्तमान में हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, या सबसे कहना चाहिए एक प्रकार से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम कहते हैं ना नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा, नेचर के प्रोटोकॉल में काम कर रहे जीवाणुओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इसलिए हमको लगता है नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो हमको प्रकृति के पूरे प्रोटोकॉल की जो अंतिम बॉडी है वो है जीवाणु, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को समझना पड़ेगा, उनकी इज्जत करना पड़ेगी, उनका सम्मान करना पड़ेगा और उनको उनका प्रोत्साहन भी करना पड़ेगा। अगर हम ये कर पाते हैं तो निश्चित ही हम जैविक खेती में अच्छे परिणाम ले पाएंगे। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, इसको विस्तार से समझाने के लिए तो काफी वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना समझा देता हूँ, इतना बता देता हूँ कि आपको ये मतलब ये चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। हमने जो इसमें काम किया और काम करने के बाद जो नेचर के हम करीब आए, तो हमें ये पता चला कि सारा काम तो नेचर करती है, सारा प्रोटोकॉल तो उसका है। हम अपना प्रोटोकॉल जबरदस्ती उसके प्रोटोकॉल में फिक्स करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। और उस होशियारी के चक्कर में हमने जमीन की जो पोषक क्षमता थी या जो उत्पादन क्षमता थी उसके साथ में छेड़छाड़ किया और उसको जबरदस्ती लेने का प्रयास किया।
तो हमने सोचा कि हमने उत्पादन कर लिया, हम बड़े खुश हो गए। हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया, गाय ने दूध दे दिया, हम बड़े खुश हो गए। लेकिन 4-5 बार ऐसा होने के बाद गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई, ये हमारे सामने समस्या आ गई। हमने रसायन खाद डाल के हमने 40-40, 45-45 क्विंटल गेहूँ लिया। हमने सोचा कि ये बढ़िया हो गया, हमने उत्पादन ले लिया, हमने बड़ा काम कर दिया, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। अब वही खेत जिन्होंने 50 क्विंटल गेहूँ लिया, 40 क्विंटल, 45 क्विंटल गेहूँ लिया, आज वही खेत जो है ना 25 क्विंटल से ज्यादा गेहूँ नहीं दे रहे हैं। जबकि हम उससे ज्यादा खाद डाल रहे हैं, उससे ज्यादा दवाइयां डाल रहे हैं, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे ज्यादा आज हमारे पास नॉलेज है, उससे ज्यादा उस समय के बाद से आज हमारे पास ज्यादा संसाधन है, तब भी हम इसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है क्योंकि वो वैश्विक समाधान नहीं है जो हम अभी कर रहे हैं। वैश्विक समाधान नेचर ने ऑलरेडी अपना किया हुआ है और वो स्वतः ही ये कार्य करती है। हमको बस इतनी समझने की जरूरत है कि कौन सा जीवाणु क्या काम करता है और उससे हमें किस तरीके से काम लेना है। अगर मिट्टी में हमें पता है कि फास्फोरस चाहिए और फास्फोरस जो है ना प्लांट का स्टेम तैयार करता है, पौधे का तना तैयार करता है, तो तने के तैयार करने के लिए फास्फोरस की जरूरत है और फास्फोरस के लिए फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जिम्मेदार। अभी ये बैक्टीरिया जितनी ज्यादा मात्रा में मिट्टी में होगा तो उतनी ज्यादा ये फॉस्फेट को सोलुबल बना के और प्लांट को देगा और पौधा मजबूत होगा, पौधे का स्टेम अच्छा बनेगा। और अगर ये बैक्टीरिया बहुत कम मात्रा में मिट्टी में है तो निश्चित ही फसल जो है ना तो दूर बनने की बात है, फसल का पौधा ही नहीं बनेगा। तो ये चीज कुछ मूलभूत है जो हमें जानने की जरूरत है। कुल मिला के इस पूरी बात का सारांश ये है, जैविक खेती का बेसिक फंडामेंटल ये है कि जीवाणुओं की ताकत को बढ़ाओ, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाओ। मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, जीवाणु ही फसल को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग तरह के जीवाणु अलग अलग तरह का रोल प्ले करते हैं। कोई जीवाणु गूदा बनाता है, तो कोई जीवाणु टेस्ट बनाता है, कोई जीवाणु पौधे का तना बनाता है, कोई जीवाणु कलर बनाता है, कोई जीवाणु खुशबू बनाता है, कोई जीवाणु जो है तमाम तरह के कार्य इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होते हैं। अब हमारा काम इतना है कि अगर जैविक खेती में अच्छे उत्पादन लेनी है, अच्छे परिणाम लेने हैं, तो हमें जीवाणुओं की इज्जत करना पड़ेगी, जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें एक बेसिक बात समझना पड़ेगी और बेसिक बात यह है कि जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, क्या हम करें कि जीवाणुओं की मिट्टी में संख्या बढ़ जाए। तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जीवाणुओं की पसंदीदा भोजन क्या है। तो जीवाणुओं का पसंदीदा जो भोजन होता है वो होता है कार्बन, एक माध्यम है, और पसंदीदा भोजन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बैक्टीरिया की सबसे गुड डाइट होती है, सबसे बेटर डाइट होती है। और सेल्यूलोज के माध्यम से बैक्टीरिया के अंदर जो पोषण आता है, जो ताकत आती है, जो सामर्थ्य आती है, उससे वो बहुत फास्ट काम करता है और काम करने के साथ वो मल्टीप्लाई भी होता है। तो हमारे लिए जैविक तरीके से मिट्टी को सेल्यूलोज देना पड़ेगा विघटित करके। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारी नेचर ने इतने सारे पौधे हमारे लिए गिफ्ट के रूप में दिए हुए हैं जिनमें भरपूर मात्रा में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के लिए आप बरगद के पेड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बांस की पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना ये गूलर की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोसल्ले की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पौधे हैं इनकी पत्तियों में काफी बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज होता है। इन पत्तियों को जब हम कंपोस्ट करते हैं तो इसमें से सेल्यूलोज विघटित हो जाता है और फिर उस सेल्यूलोज इस्तेमाल जैविक खेती में अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में और जीवाणुओं की संख्या और ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि संसार को हम नहीं चला रहे हैं, जीवाणु चला रहे हैं, बैक्टीरिया चला रहे हैं। चाहे वो बारिश गिराने का काम हो, चाहे पानी को रिचार्ज करने का काम हो, चाहे जो भी काम हो, सारे काम इस धरती पर जो संचालित हो रहे हैं, जिनमें जिन जिन कामों में हमारा कोई हाथ नहीं है, वो सारे काम कुछ जीवों के माध्यम से और कुछ सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हो रहे हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अगर हम जीवों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे तो निश्चित ही आप ये जान लीजिए कि हमारी मिट्टी में भरपूर तरीके से उत्पादन होगा, क्वालिटी ऑफ फूड पैदा होगा, फसल में पैदावार अच्छी आएगी और रोग व व्याधियां बहुत कम लगेंगी। तो ये चीज जो है ना बहुत बेसिक है, जो हमें जानने की जरूरत है। तो साथियों, अब इसके बाद जो है ना, जब हम जैविक खेती में उचित परिणाम लेने की बात करते हैं, हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ठीक है, जीवों के माध्यम से हमें काम करना है और हमें प्राकृतिक खेती में अच्छे रिजल्ट लेने हैं। तो सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि क्या जो हमारे पास अभी विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से हम जैविक खेती में अच्छा परिणाम ले सकते हैं? तो देखो जी, हम तो यही कहेंगे कि हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब इनके कारण और इनके समाधान और इनका प्रैक्टिकल जो हमारा एनालिसिस है वो हम आपको बताएंगे। जैविक खेती में हमने ये चीज जानी है, समझी है कि एक तो
सारा काम जो है ना जीवाणुओं के माध्यम से होता है। अब जीवाणुओं से काम लेना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे कैसे काम ले पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मिट्टी को एक संतुलित आहार और संपूर्ण आहार अगर हम मिट्टी को रिसाइकलिंग मेथड से देते हैं, रिसाइकलिंग मेथड मतलब जो मिट्टी ने पैदा किया पेड़ के रूप में, फल के रूप में, पत्तियों के इत्यादि के रूप में, हम उसी को रिसाइकिल करें, उसको कंपोस्ट करके वापस मिट्टी को एक उचित मात्रा में लौटाएं, तो हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। या हम इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी हम रासायनिक खाद के माध्यम से मिट्टी को भोजन देते हैं, अगर वही भोजन हम जैविक माध्यम से मिट्टी को भोजन देने लगे तो शायद जो है ना हमारे बहुत अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। तो इसके लिए हमें तमाम तरह के जैविक खाद बनाने होंगे, तो हम इसमें जैविक खेती में सफलता पा सकते हैं। साथियों, इसमें एक बात और है। पहली बात तो जैविक खेती में जीवाणुओं के साथ में काम करना और जीवाणुओं को इम्प्रूव करने के लिए मिट्टी में सेल्यूलोज जैविक खादों के माध्यम से देना। दूसरी बात है कि हमें भोजन में मिट्टी के भोजन को संतुलित मात्रा में देना और संपूर्ण तरीके से देना। देखो, संपूर्ण और संतुलन 2 चीजें अलग-अलग हैं। संपूर्ण का मतलब ये होता है कि मिट्टी को जो चाहिए वो देना, और संतुलन का मतलब होता है कि जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में देना। तो संपूर्ण और संतुलन मात्रा से अगर हम जैविक तरीके से मिट्टी को सारा पोषण देते हैं जैविक खाद बनाकर, तो हमारा उत्पादन बैलेंस होगा। और इसके बाद जो अगली जो चीज होती है कि हमें मिट्टी को सुधारना या फिर जैविक खेत को बनाना, मतलब खेत को जैविक बनाना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा खेत बहुत जल्दी जैविक बन जाए या अच्छे कार्बन वैल्यू पे आ जाए, तो आपको क्या करना होगा? जीवाणु काम कर रहे हैं, इनको भोजन देना होगा। सेल्यूलोज तो एक डाइट है, पर टॉनिक है जीवाणुओं का। तो उससे तो क्या होता है कि पौधे को जब टॉनिक मिलता है तो बहुत बढ़िया तरीके से वो अपनी ग्रोथ मेंटेन करता है और बहुत बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई भी होता है। लेकिन एक बेसिक भोजन देना भी जरूरी होता है, और बेसिक भोजन होता है कार्बन। हमारे जैविक खादों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो कार्बन होती है। और मिट्टी का अगर हम कार्बन बढ़ाते हैं तो निश्चित ही है धीरे धीरे करके हमारे खेत सुधरने लग जाएंगे। और ये काम जल्दी अगर आपको करना है तो आपको पहले नंबर पर कोई भी फसल को बोने से पूर्व सन, ढैंचा, उड़द, मूंग, इन 4 में से कोई भी एक फसल बोनी चाहिए। सन, ढैंचा, उड़द या मूंग, इनको बोकर आप करीब करीब 40 से 45 दिन के अंदर इसको वापस मिट्टी में पलट सकते हैं। और जब हम वापस मिट्टी में पलट देंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये बहुत जल्दी खेती में डिस्पोज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और डिस्पोज होने के कारण इनका कार्बन जो वैल्यू होता है मिट्टी का, वो बहुत काफी तेजी से इंप्रूव हो जाता है। हमने पाया कि अगर साल में हम एक बार ढैंची की फसल बो के उससे 40 दिन के बाद खेत में वापस पलट देते हैं तो हमारा खेत बहुत जल्दी जैविक बनता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जीवाणुओं को एक माध्यम मिल जाता है, मीडियम मिल जाता है, और हमारी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत ही न्यूनतम तरीके से ऊपर से जैविक खाद डालने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, जैविक खेती में बेहतर परिणाम देने के लिए जीवों के द्वारा काम लेना है, या जीवों को समझकर उनसे हमें काम लेना है, ठीक है? और उनकी संख्या को बढ़ाना है, उनको हेल्दी रखना है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि संपूर्ण भोजन और संतुलित आहार मिट्टी को जैविक खादों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देनी है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जिस माध्यम से अभी हम फास्फोरस देते हैं, जिस माध्यम से हम नाइट्रोजन देते हैं, जिस माध्यम से हम पोटेशियम देते हैं, या जिस माध्यम से हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, वो सारे जैविक खाद अगर हम स्वयं से बनाने लगे तो संतुलित और एक संपूर्ण आहार हम मिट्टी को दे पाएंगे। तो दूसरी ये बात होती है। तीसरी बात साथियों ये है कि हमें जो है मिट्टी को जल्दी जैविक बनाने के लिए हमें सन, ढैंचा या उड़द, मूंग की फसल को बोकर 40 दिन के बाद खेत में वापस जोत देनी है, ताकि हमारी मिट्टी का कार्बन अच्छा हो जाए और खेत जल्दी जो है ना जैविक हो जाए। तो ये 3 चीजें जो है ना जैविक खेती का मूल आधार हैं। अगर हमें जैविक खेती में अच्छा परिणाम और जल्दी फसल जैविक चाहिए है तो ये 3 काम आपको करने होंगे। तो इससे जल्दी हमारे खेत जैविक हो जाएंगे और उसमें अच्छी फसल पैदा होने लग जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसके साथ-साथ हम और क्या कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए? तो देखो, हमने बहुत सारे इसमें के इन्वेंशन किए, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग का देश दुनिया में पहचान बनाने वाला इनोवेशन है। और इसमें हमने प्रयोग किया कि आज जो
कृषि में तमाम तरह की किसानों के बीच में समस्याएं हैं, चाहे खरपतवार हो, पानी हो, कीड़े हो, मौसम परिवर्तन का प्रभाव हो, कम खाद की मात्रा हो या फिर जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, इनके कारण हमारा जो किसान है वो अच्छे से फार्मिंग में रिजल्ट नहीं ला पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप एक साथ एक ही जमीन में 4-4 फसलें उगा सकते हैं। और इसके लिए हमें एक बेसिक ढांचे की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से हम अपने लिए घर बनाते हैं, ऐसे ही हम 4 फसलें उगाने के लिए, पौधों के लिए घर बनाते हैं। और पौधों के लिए घर बनाने का मतलब ये है कि कोई आपको अलग से अ बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी आपके पास इर्द-गिर्द चीज़ें हैं, नेचर ने इतना भंडार दे रखा है कि हर किसान के पास, हर खेत के पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी उपलब्ध है जो इसके लिए आवश्यक है, ठीक है? तो इसको हम बैम्बू से और घास से तैयार करते हैं। तो बैम्बू जो बेसिक होता है वो हमारा क्या नाम से 10 से 12 फीट लंबा हम रखते हैं और विड्थ उसकी 1 से सवा इंची मोटा रखते हैं और नीचे हम बैम्बू को पेंट करते हैं, ठीक है? ताकि जो है ना बैम्बू जब हम मिट्टी में डालें, उससे स्ट्रक्चर बनाएँ, तब जाके हमारा वो बैम्बू सड़ना-गलना नहीं चाहिए। ये सावधानी हमें रखना चाहिए। कई जगह पर हमने देखा है बहुत ज़्यादा दीमक भी होती है, तो दीमक के कारण भी बैम्बू जो है ना खराब होने लगता है। तो इसके लिए हम ऑयल पेंट अगर हम बैम्बू में करके और फिर ज़मीन के अंदर डालते हैं, तो बेहद सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। साथियों, तो मल्टी लेयर फार्मिंग की जहाँ तक हम बात है करें तो इसमें एक मैंने बताया कि एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक हमें ढांचे की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसमें पौधों को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, एक उनके लिए घर बनाते हैं। और घर हम किससे बनाते हैं? अपने इर्द-गिर्द उपस्थित चीज़ों से, जैसे घास है, बाँस है, तार है या फिर बैम्बू की स्टिक है, छोटी-छोटी लकड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, साड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें 5 बाई 6 पर हम बैम्बू लगाकर और जो है ना बैम्बू को सीधा खड़ा करते हैं और फिर जो है चारों तरफ से एक बैम्बू सर्कुलर बाँधते हैं आड़ा लगभग साढ़े 6 फीट की हाइट पर एक वर्टिकल बैम्बू बाँधते हैं और फिर उस वर्टिकल बैम्बू से जो हमने लाइन-लाइन में बैम्बू लगाए हैं, उनसे हम तार या बैम्बू की स्टिक फटा के बाँधते हैं और फिर जाके हम क्रॉस में पतला सा वायर या फिर पतली-पतली बैम्बू की स्टिक फटा के भी हम लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से किसान ये अपने संसाधनों में खुद से कर सकता है, सहजता के साथ में और साथ ही साथ जब ये हम जाला पूरी तरह से बुन देते हैं, तो हमारे पास खरपतवार बहुत मात्रा में हर एक किसान के पास होती है। किसी के पास धान का पैरा होता है, तो किसी के पास कई तरह की घासें होती हैं, सन होता है, काँस होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब हमें इकट्ठा करनी है बारिश के तुरंत बाद। अभी जैसे बारिश अभी खत्म होने वाली है, इसके तुरंत बाद दीपावली का वक़्त आएगा, तो दीपावली के आस-पास है आपको बहुत सारी जो घासें हैं, कई तरह की घासें जो है ना आपको मिल जाएँगी और उनमें से कोई भी घास जो आपके आस-पास होती हो, उनमें से कोई भी घास को कटवा के आप रख लीजिएगा और उसको सुखा लीजिएगा और सुखाने के बाद जो है ना हम पतला-पतला ऊपर से जो है उस पे शेडिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आधी धूप और आधी छाया का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये कि आप बेमौसम इसको बनाने के बाद फसलें उगा सकते हैं। कितनी भी गर्मी पड़ जाती है तो गर्मी का असर नहीं होता है, कितनी भी छाया पड़ती है तो छाया का असर नहीं और कितनी भी बारिश होती है तो बारिश का भी इसमें कोई खास असर नहीं होता है। तो कुल मिला के तीनों तरह के मौसम के बदलावों को ये झेलने के लिए सक्षम है। साथ ही साथ इसमें हम अलग-अलग स्ट्रक्चर पर, अलग-अलग फ्लोर पर कई तरह की हम फसलें उगा सकते हैं। जैसे जब हमने ये कंप्लीट ढाँचा बना दिया, ढाँचा बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चारों तरफ उसको साड़ी से कवर अप करते हैं। साड़ी से कवर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मौसम का जो प्रभाव होता है वो हवा-तूफ़ान के माध्यम से और कीड़ों के माध्यम से भी होता है। बाहर के खेत में कोई व्यक्ति अगर या किसान जो है सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, तो जब वो दवाइयाँ खेतों में डलती हैं तो उनसे उसके खेत के कीड़े आपके खेत में उड़ के आते हैं। तो हम क्या करते हैं दोनों साड़ियों को आपस में बाँध के घेराबंदी कर देते हैं, एक तरह से दीवार बना देते हैं और उससे कीड़े जो है ना क्रॉस होके हमारे खेत में एंटर नहीं कर पाते हैं, जिसकी बदौलत हमारे खेत में कीड़ों और
हवा का जो विंड का जो तूफान का प्रेशर होता है वो भी हमारे खेत में एंटर नहीं कर पाता है, और तमाम तरह की जो मौसम परिवर्तन की जो समस्याएं हैं वो इससे हमारे लिए रुक जाती हैं। तो ये इस तरह से कंप्लीट पहले ढांचा बनाते हैं हम फसल का, अब इसमें हम फसल को लगाते हैं। तो अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग फसलों को लगाते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर हम सबसे पहले नंबर अदरक या हल्दी या कंद वाली कोई भी एक फसल को लगाते हैं। इसके जस्ट बाद जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर पर हम लीफी वेजिटेबल्स को लगाते हैं, जो पत्ती वाली सब्जी होती है, और डेंस में इसे बोते हैं। थर्ड फ्लोर पर हम क्या करते हैं, सॉरी सेकंड फ्लोर पर हम एक शेड बनाते हैं, शेड के ऊपर हम एक क्रीपर्स लगाते हैं, बेल वाली लता वाली फसल। फिर इसके बाद और एक फ्लोर बनाते हैं, उस पे हम जो है ऊपर से पपाया या इस तरह की कोई भी एक सहजन टाइप की एक फसल लगाते हैं। तो ये जाके ऊपर स्ट्रक्चर के निकल के फलती है। तो ऐसे 4 से 5 फसलों को हम एक साथ एक ही जमीन पर लगाते हैं, और इसके माध्यम से ना केवल हम कम जमीन में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि अपने खर्चे को 4 से 5 गुना कम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने कंद वाली फसल को जमीन के अंदर लगाया, इसके बाद जस्ट ऊपर हम पत्ती वाली सब्जी को बोते हैं, और जब हम पत्ती वाली सब्जी को बोते हैं तो ये सब्जी जो है 3 से बहुत अधिकतम तो 4 से 5 दिन में जमीन के सरफेस को ढकने लग जाती है, उगाती है, और 4 से 5 दिन के अंदर जमीन को ढकने लग जाती है, और 20 से 25 दिन के अंदर ये पूरी तरह से जमीन को ढक लेती है। जमीन ढकने से 3 बड़े फायदे। पहला बड़ा फायदा ये कि एक तो सूरज की किरण मिट्टी पे नहीं पड़ती, तो पानी इवापोरेट नहीं होता। तो पानी को बचत करने के लिए एक सबसे बड़ा माध्यम है कि हम खेती करके पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब सनलाइट नहीं पड़ती है और पत्तियां आपस में सटी होती हैं, तो कोई भी जो वीड्स होते हैं, वीड्स निकल के हमारे फसल को परेशान नहीं करते हैं। आज हमारे किसानों के बीच में ये सबसे बड़ी चुनौती है कि खरपतवार जो है ना हमारे खेतों में बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, और खरपतवार के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, चौपट हो जाती है, और इसको निकालने और अलग करने में हमें खर्चा भी काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो कुल मिला के खरपतवार को अगर हमें नियंत्रित करना है, तो पत्ती वाली सब्जी को अगर हम बो देते हैं, तो खरपतवार हमारा कंट्रोल होता है। अब इसमें दूसरा बड़ा जो फायदा होता है वो ये कि पानी बच गया, खरपतवार नहीं हुआ। तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि इस पत्ती वाली सब्जी को जब हम इकट्ठी ज्यादा तादाद में बोते हैं, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसे निकालते हैं। एकदम से नहीं निकालते, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हर वीक एक-एक पौधे को निकालते जाते हैं। तो जब हम एक-एक पौधे को निकालते हैं, तो बार-बार पौधे निकालने से बार-बार मिट्टी उखड़ती है, और बार-बार मिट्टी उखड़ने से मिट्टी के अंदर पोरस डेवलप होती है, और पोरस डेवलप होने से श्वसन क्रिया में वृद्धि होती है पौधों की। क्योंकि अगर श्वसन क्रिया पौधे नहीं करेंगे, तो समझ लो कि पौधों की ग्रोथ ही संभव नहीं है। आज संसार में जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग मतलब पेड़ पौधों से लेकर वनस्पति, पशु पक्षियों से लेकर जो भी आप संसार में देख रहे हैं जिनमें जीवन है, उन सभी के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। मतलब भोजन चाहिए, फिर श्वसन के लिए हवा चाहिए, और पीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी पौधे जो है ना, और भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और कुछ जमीन के माध्यम से लेते हैं, और हवा जो है ना जमीन के अंदर जो है पौधे की जो जड़ें हैं उनसे श्वसन क्रिया करके लेते हैं। अब पौधे, सिंपल सी बात है कि श्वसन क्रिया तभी कर पाएंगे जब पौधों के अंदर मिट्टी के अंदर पोरस डेवलप होगी। तो जब हम पोरस ही नहीं रखेंगे मिट्टी के अंदर, तो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है बाधित होगी, और पौधे श्वास नहीं ले पाएंगे। तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि मिट्टी को पोरस बनाना है, और पोरस बनाने के लिए अभी हमारे देश के किसान भाई क्या करते हैं कि उसको खुरपी लेके उसकी गुड़ाई करते हैं। तो जब हम खुरपी लेके उसकी गुड़ाई करते हैं, तो बेसिकली मिट्टी उखाड़ते हैं, और मिट्टी उखाड़ने से हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है मिट्टी में वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ में हमारा खर्चा भी बढ़ता है। 1 एकड़ में अगर किसान भाई ये काम करते हैं, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक का खर्चा एक सीजन में निदाई गुड़ाई का हो जाता है। तो इस निदाई गुड़ाई के खर्चे को हम लोग बचा सकते हैं, और वो हमने लीफी वेजिटेबल बो के बचाया भी है। जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं, तो इसको हम उखाड़ते नहीं, सॉरी काटते नहीं है, इसको हम जड़ समेत निकालते हैं, और जड़ समेत निकालने में बार-बार मिट्टी उखड़ती है, और बार-बार मिट्टी उखड़ने से बार-बार मिट्टी में पोरस डेवलप होती है, और जब बार-बार पोरस डेवलप होती है, तो श्वसन क्रिया जो है पौधे की वो बहुत अच्छे से होती है, और जब पौधे की श्वसन क्रिया होती है, तो निश्चित ही है पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, और जब पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो अच्छे से उत्पादन भी देगा। तो ये बात मुझे समझ में आई, ये सब प्रैक्टिकल करने के बाद
तो हम लीफी वेजिटेबल के माध्यम से पानी बचाते हैं, खरपतवार नहीं आने देते, और जो है ये जो क्या नाम से हमने बताया कि जो मिट्टी में पोरोसिटी डेवलप करने का काम है, या मिट्टी में जो रंध्रता का काम है, या सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन जाने का काम है, ये भी हम इसके माध्यम से कर लेते हैं। अब देखिए 2 फसलें हमने लगा ली, एक ग्राउंड फ्लोर की फसल, एक फर्स्ट फ्लोर की फसल। सेकंड फ्लोर पर हम क्या करते हैं, जो हमने ढांचा बनाया है, इस पे हम कोई क्रीपर्स फसल को अलॉटमेंट देते हैं, ठीक है? तो क्रीपर्स फसल हम क्या करते हैं, लगाते हैं, बैम्बू के पास में है, और बैम्बू से के सहारे उसको बांध के और सीधा ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर फिर हम उस क्रीपर्स को फैलाते हैं। तो बेसिकली जो है ना, चारों तरफ से वो कवर हो जाती है, और उसमें हम छोटी पत्ती वाली सब्जियों को सेलेक्ट करते हैं, जैसे अपनी जो है करेला हो गया, पड़ोरा हो गया, परवल हो गया, या लता वाली जो भी छोटी पत्तियों की सब्जियां होंगी, वो सारी पत्तियों की सब्जियां हमारी उस पे ऊपर हो जाएंगी। तो हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो हमारी क्रीपर्स को मिल जाता है। थर्ड फ्लोर के लिए हम क्या करते हैं कि पपाया लगाते हैं, और पपाया जो है बेसिकली एक ऐसा प्लांट है जो बिना किसी को परेशान किए हुए सीधा ऊपर निकल के अपना फलता रहता है ना? बिना किसी को छेड़छाड़ किए हुए। तो पपीते की जो फसल होती है वो हम 12 बाई 15 या तो 15 बाई 15 के डिस्टेंस से लगाते हैं, और अप्रैल के महीने में पपीते को कल्टीवेट करते हैं, नर्सरी बनाते हैं, फरवरी के महीने से अप्रैल में ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है वो पौधा मई या जून तक आते-आते शेड को क्रॉस कर जाता है, और जुलाई के बाद से जो है वो फलना चालू कर देता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो फलता जाता है, नवंबर के बाद वो पकना चालू होता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने वो हमें फल देता है। तो ओवरऑल जो है ना, पपीते की फसल हमारे शेड के ऊपर निकल के जाती है, जो कि थर्ड फ्लोर के रूप में होती है। फिर इसमें हम फोर्थ फ्लोर भी बनाते हैं, जो हमारा शेड होता है, शेड और सरफेस के नीचे का जो स्पेस होता है, तो उसमें हम वायरिंग करके वर्टिकल एक और फसल को सेट करते हैं। उसमें हम चाहें तो लौकी ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, गिलकी ले सकते हैं, तोरई ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी एक फसल हम उसपे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 फसलें, 5 फसलें एक साथ एक ही जमीन पर होती हैं, और जब 4 फसलें एक साथ एक ही जमीन पर होंगी, तो ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, 4 गुना आपका उत्पादन होगा, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें खरपतवार नहीं होता, कीड़े कम लगते हैं, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, खाद की मात्रा कम लगती है, दवाइयों की मात्रा कम लगती है, कीड़े कम लगते हैं, इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इस बेनिफिट्स के साथ में समय भी आपका 4 गुना बढ़ता है, बचता है, और जैविक खेती मल्टीलेयर फार्मिंग के माध्यम से करना बहुत आसान है। कारण ये, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी पूरी शेड के माध्यम से, लीफी वेजिटेबल के माध्यम से हमेशा ढकी रहती है, तो प्रॉपर जो है एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और उस मॉइस्चर के कारण फसल में जो ग्रोथ होती है वो काबिल तारीफ है। तो कुल मिला के हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और हमारे पास अभी एकमात्र सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, वो है मल्टीलेयर फार्मिंग, जिस पे हमने काम किया। और इसमें हम जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द आसपास होती हैं, और उन सारी चीजों का जो डिस्पोजेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि एक बार वो मिट्टी में जाने के बाद, या उसकी कोई भी लीव्स गिरती है, तो वो ऑटोमेटिकली मिट्टी में डिग्रेडेबल होती है। तो ये पूरा एक कहना चाहिए वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से लोगों की आजीविका में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, और ढेर सारे किसान जो यहाँ से सीख के गए हैं इस काम के लिए, वो आज पूरे देश भर में अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जिलों में काम कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया लेयर फार्मिंग के बारे में, और इसके फायदे भी बताए, इससे इसको करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैंने आपको बताया। और ये जो है आने वाले समय की, आने वाले भविष्य की मतलब जो है ना डिमांड है, क्योंकि इसके बगैर हम जो है ना आने वाले समय में खेती को नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, ज़मीन का रकबा कम होता चला जा रहा है, पानी का जल स्तर घटता चला जा रहा है, रासायनिक तरीके से जो हम खेती अभी करते थे, उसमें जो उत्पादन होता था, वो उत्पादन भी लगातार घटता चला जा रहा है। तो हमारे पास एक समाधान के रूप में क्या टेक्नोलॉजी है? तो ये मंच के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि स्वावलंबी तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से हम इस मॉडल के साथ में खेती के काम को शुरू भी कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी इनकम पर इसको ले जा सकते हैं। जहाँ तक हमारी इनकम की बात है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत में मार्जिनल फार्मर्स की संख्या काफ़ी कम है। हमारे देश में लगभग जो है
90% के आसपास तो मार्जिनल फार्मर है, छोटे लघु सीमांत किसान है। और इन छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जहां पर हम जो है ना एक सस्टेनेबल वे में खेती के उत्पादन को बढ़ा पाए और उनके खर्चे को कम कर पाए। मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसा मॉडल बन सकता है पूरे देश में जो मतलब कम जमीन में कम रकबे के साथ ज्यादा खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये चीज जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हमें इसको स्वीकार करना ही है। तो ज्यादा अच्छा है कि आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अर्बन ऑर्गेनिक टीम के साथ में हैं, तो इस बात को यहाँ से ही जान लिया जाए और इसको शुरुआत कर दिया जाए। जरूरी नहीं है कि आप इस काम को बहुत ही अच्छे से और 4 फसलों के साथ में ही शुरुआत करें, आप 2 फसलों के साथ में भी शुरू कर सकते हैं, आप 3 फसलों के साथ में भी शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मल्टी लेयर टेक्निक के बारे में बताया। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे खाद, जैविक खाद हम कैसे बनाएं और कौन कौन से ऐसे खाद हैं जो रासायनिकों के विकल्प में हम बना सकते हैं। साथियों, सबसे पहले नंबर तो जो खाद है वो है वर्मी फॉस खाद। वर्मी फॉस खाद एक ऐसी प्रायोगिक खाद है जिसका हम पिछले 5-6 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस खाद में हम गोबर 75%, मिट्टी 25%, सॉरी रॉक फास्फेट पाउडर 25%, दोनों को आपस में मिला के मिश्रण को, गोबर को या तो 60 से 90 दिन तक एक पिट बनाकर 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा और 10 से 12 फीट लंबा पिट बनाकर उसको रखते हैं। या तो उसको हम मिक्स करके बेड में भरते हैं, एक पीवीसी के बैग में 4x2 का होता है वो बैग, तो उसमें जाके हम मिला के भर देते हैं। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि 60 से 70 दिन के बाद फास्फोरस में, सॉरी जो हमारा रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट में जो फास्फोरस तत्व होता है उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है और उसकी सॉल्युबिलिटी होने के कारण हमारे को फास्फोरस तत्व पौधे को मिल जाता है। तो एक बेसिक चीज है कि अगर हम फास्फोरस का विकल्प ढूंढने जा रहे हैं तो हमारे भारत में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इतनी वनस्पतियां हैं जिन वनस्पतियों में कुछ ना कुछ औषधीय गुण हैं और इतनी खदानें, इतने खनिज हैं जिनमें कोई ना कोई तत्व हमारे को मिलते हैं। तो भारत में इसकी 3 माइंस हैं और तीनों में से कहीं से भी आप इस माइन से रॉक फास्फेट बुला सकते हैं। इसमें आपको 100 to 1.5 मैस का आपको लेना है, मतलब 150 मैस का, और 18 to 22 ग्रेड का रॉक फास्फेट चाहिए। मतलब रॉक फास्फेट का जो परसेंट है वो 18 से 22% के आसपास होना चाहिए और 18 to 100% जो है 18 to 22% ग्रेड का रॉक फास्फेट होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और 25 किलो के अनुपात से 75 किलो गोबर में अगर हम ये मिलाते हैं तो एक अच्छी गुणवत्ता युक्त फास्फोरस के विकल्प में हम खाद बना सकते हैं। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण खाद होता है वो पोटास का खाद होता है। और पोटास के लिए कचरा और नमक की आवश्यकता होती है और कचरा और नमक हर जगह हर व्यक्ति की अप्रोच में है। नमक हर व्यक्ति के घर में होता है, कचरा हर व्यक्ति के घर के आसपास होता है। तो खेतों में खासकर ये काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो हम ये क्या करना है, खेत का जो भी कचरा है हमारे पास, जितना भी कचरा हमारे फार्म से निकलता है, सारे कचरे को आप इकट्ठा कीजिए। सारे कचरे की आप टुकड़े में उसकी कुट्टी बना दीजिए, मतलब छोटे छोटे पैलेट बना दीजिए, छोटे छोटे पीस बना दीजिए। और उस सारे कचड़े को चाहे तो आप थोड़ा सा गोबर भी ले सकते हैं, 10%, जैसे 90 किलो कचरा ले लिया तो 10 किलो गोबर ले लिया। और मिक्स करके आप क्या करेंगे, पहले 100 किलो कचरे की परत डालेंगे जमीन की सतह पर, 4 फीट चौड़ाई और लगभग 10 से 12 फीट लंबाई के अनुपात में 100 किलो हम पहले कचरे को छोटे छोटे पीसेस में बदल के उसको काट के टुकड़े बना देंगे। टुकड़े बनाने के बाद फिर हम उसके ऊपर क्रिस्टल नमक डालेंगे। क्रिस्टल नमक जो होता है, खड़ा नमक होता है, जो मतलब दुकानों पे आसानी से मिल जाता है, उसको हम लोग खड़ा नमक या सफेद नमक बोलते हैं। तो वो नमक आप लेके और लगभग 1 किलो के अनुपात से आपको उसमें डालनी है, ठीक है। तो 1 किलो आपने 100 किलो कचरे पे नमक डाल दी। फिर उसके बाद फिर हम 100 किलो कचरा रखेंगे और उसके ऊपर फिर 1 किलो नमक डालेंगे। ऐसे करके 2 नहीं बल्कि 5-6 लेयर में ये काम हम तैयार करेंगे। तो 5-6 लेयर में, हर लेयर में आपको 1 किलो कचरा और 1 किलो नमक और 100 किलो कचरा डालनी है। कचरा और नमक डालने के बाद हम उसको पूरा ऊपर से शेडेड कर देंगे। शेडेड मतलब ऊपर की तो छाया देनी देनी है, खुली धूप में ये कतई नहीं करना। या तो पेड़ों की छाया में करो, और अगर पेड़ की छाया नहीं है तो फिर आप जो है साड़ियों का, या फिर जो हमारे क्या बोलते हैं ये होते हैं
जूट के बोरे होते हैं, उनको सिल के ऊपर से थोड़ा सा शेडेड कर सकते हैं, उस छाया में आपको ये करना चाहिए। और लगे तो नहीं तो लेयर फार्मिंग का जो स्ट्रक्चर हमने आपको बनाना बताया है, उस फार्मिंग के स्ट्रक्चर के अंदर भी ये कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर फिर ऊपर आप लता वाली कोई भी फसल को लगा लीजिए, चाहे तो लौकी लगाइए, गिलकी लगाइए, तोरई लगाइए, तो ये भी बढ़िया होंगी। और नीचे हमारा कंपोस्टिंग भी बहुत अच्छे से बनेगा, स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हमारे खाद को एक बेहतरीन शेड मिल जाएगा, वो भी स्वावलंबी तरीके से, वो भी सस्टेनेबिलिटी से, और उससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको करनी है। इसके बाद जो है ना, हम फिर 100 किलो कचरा डालेंगे और 1 किलो नमक डालेंगे, और फिर उसके बाद 100 किलो कचरा, 1 किलो नमक, ऐसे करके 5 से 6-7 परत तक हम 1 किलो नमक और 100 किलो कचरा डालते जाएंगे। और 5 साल के बाद 60 से 90 दिन के बाद ये पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा, मटेरियल कंपोस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। तो हम उस पचे हुए मटेरियल को 500 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल करेंगे। तो 500 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जब हमने खेत में इस्तेमाल किया, तो आपको पोटास देने की आवश्यकता नहीं है। जैविक पोटास का जो जैविक विकल्प है, वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा महत्वपूर्ण खाद होता है, वो होता है अपना यूरिया का खाद, नाइट्रोजन का खाद। देखो, एक बात जान लीजिए, जिन भाइयों के पास गोबर की उपलब्धता है, या जिनके पास नहीं है, ठीक है, आने वाली है या कुछ भी है, या फिर पाइपलाइन में है, मतलब आ ही सकती है, कभी भी आ सकती है, तो उस तरह के लोगों के लिए आपको गोबर जो है, क्या में तमाम तरह के तत्व होते हैं, और इन तत्वों को कलेक्ट करना ही सबसे समझदारी का काम होता है। अब होता क्या है कि जैसे गाय ने गोबर किया, हमारी जो जनरली टेंडेंसी है, मानसिकता है, हम उस गोबर को उठा के रोड पे ढेर लगाते हैं, या फिर उसको उठा के गड्ढे में पटकते हैं, या फिर उसका ढंग से तो कोई मैन्योर बनाते नहीं है। सूखा हुआ कचरा, खेतों का खाद हम खेतों में डालते हैं, और उससे दरिद्रता और तमाम तरह की दिक्कत पैदा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, और ले जाके या तो वो जो 4 फीट चौड़ा हमने पिट बनाया है, एक उसके बाजू से ही पिट बना लीजिए, और 2 फीट ऊंचे तक उसको आप ढेर लगा के गोबर को रखते जाइए, और फिर उसको बोरे से ढक के, और उसका 20-20 दिन में गौमूत्र का स्प्रे करिए, और उसको पलटते जाइए। इस विधि से लगभग 70 से 80 दिन के अंदर जैविक खाद तैयार हो जाएगा। फिर उस खाद को आप तैयार करोगे, तो आपको और दूसरे रसायनों की शायद कम आवश्यकता पड़े। तो इस तरह से हम जो है ना, 3 तरह के विकल्पों में जैविक खाद बना सकते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के लिए जो है, ये ढैंचा, सन, उड़द, मूंग, इस तरह की फसलें लगाकर इन पे गेहूं की फसल अगर की जाती है, तो ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के हम जैविक खादों के माध्यम से ये 3 से 4 तरह की जो जैविक खादें हैं, वो महत्वपूर्ण तरीके से बनाना जाने। पहला तो वर्मी फॉस खाद, फिर दूसरा पोटास युक्त खाद, तीसरा कंपोस्ट नॉर्मल खाद, और सबसे और आखिरी महत्वपूर्ण खाद है जो आपको बनानी चाहिए, चाहे आप गमले में खेती कर रहे हो, चाहे टेरेस पे खेती कर रहे हो, चाहे तो आप बड़े खेतों में खेती कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक मटका खाद होती है, जिसे हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, और ये खाद बहुत आसान है, और 5 दिन में ये बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 केजी गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली, और 2 किलो गुड़, इन सब चीजों को मिला के एक बर्तन में कपड़े से मुंह बांध के 5 दिन तक रखते हैं। और 5 दिन के बाद जो है ना, ये 5 दिन के बाद जो है ना, इसमें बैक्टीरिया काफी बड़ी मात्रा में डेवलप हो जाते हैं, और फिर हम इसको खेतों में सिंचाई के माध्यम से लगातार स्प्रे करते हैं। तो इससे हमें नाइट्रोजन की जो पूर्ति है, वो हो जाती है, और बिना किसी भी आर्टिफिशियल मटेरियल को लाए हुए। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, चाहे तो जैविक खेती का हो, चाहे तो लेयर फार्मिंग का हो, चाहे जैविक खाद बनाने का हो, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सारे जो है ना, एक स्वावलंबी वेंचर को प्रदर्शित करते हैं कि अगर आप इन सब चीजों के साथ में काम करते हैं, तो आप एक स्वावलंबी फार्मर, एक आइडल फार्मर के रूप में उभर के आएंगे। तो साथियों, मैंने आपको ये खाद के बारे में एक मोटी जानकारी आपको दी, जिसमें जो ज़रूरी खाद होते हैं, वो मैंने आपको बनाना बताया कि इस तरह के फ़ॉर्मूले के साथ में आप जैविक खाद बना सकते हैं। और चाहें तो आप खुद भी बड़े स्केल में बना के उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग कर सकते हैं, और चाहें तो खुद ना बना के दूसरे से बनवा भी सकते हैं, और दूसरे को बना के बेच भी सकते हैं। तो ये दोनों काम भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है? तो इसके साथ ही साथ हमारा जो खाद बनाने की बात है, वो हम यहाँ पर विथड्रॉ करते हैं, और इसके बाद
जो अगला हमारा विषय है कि हम कैसे कीड़ों का मैनेजमेंट करें, क्योंकि कीड़े जो है ना कोई खत्म करने वाली चीज नहीं है। कीड़ों को आप खत्म कर भी नहीं सकते, क्योंकि कीड़े जो है हमारी प्रकृति की व्यवस्था के पार्ट हैं। इन्हीं कीड़ों के माध्यम से न जाने कितने ऐसे काम हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि कीड़ों को खत्म करने के बजाय कीड़ों को हमें संरक्षित करने के बारे में सोचना है। अब संरक्षित कौन से कीड़े करने हैं, क्योंकि इस संसार में 2 तरह के कीड़े होते हैं। एक वो कीड़े जो आपकी फसल को फ़ायदा पहुँचाने में मदद करते हैं, और एक वो कीड़े जो फसल को हानि पहुँचाने में मदद करते हैं। अब अगर ये दोनों तरह के कीड़े आपके खेत पे हैं, तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि जो फ़ायदा पहुँचाने हैं, वो नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को अपना आहार बनाते हैं। यही नेचर की व्यवस्था है। नहीं तो संसार में इतनी आबादी इन सब चीज़ों की हो जाती कि हम लोग सँभाल नहीं पाते। हम इंसानों में तो ऐसा होता है कि जो है 8 महीने 9 महीने एक बच्चे को जन्म लेने में लगता है, और एक बार में एक बच्चा धरती पे आता है। ठीक है, अपवाद स्वरूप कहीं 2-3 भी हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। पर इंसानों में जो है जो बार में जो है एक ही बच्चा हमको मिलता है। लेकिन अगर इन जीवों की अगर हम बात करें, तो इनमें ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक बार अंडा देते हैं और कई अंडे देते हैं, और उनसे सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। तो एक जो नेचर की प्रक्रिया है, अगर इस तरह से ये पॉपुलेशन बढ़ाने लगे, तो ये तो संसार में हावी हो जाएँगे, मतलब इतने हो जाएँगे कि हम संख्या गिन नहीं सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने ऐसे और कीड़ों, मकोड़ों, ऐसे जीवों का निर्माण किया जो इनको खा के अपना डाइट बनाते हैं, और जीवम जीवम भक्षिति का जो कॉन्सेप्ट है नेचर का, उस आइडियोलॉजी पे इन जीवों की जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगती है। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसे कौन से कीड़े-मकोड़े या ऐसे कौन से जीव हैं जो कि हमारी फसल को फसल में लगने वाले कीड़ों को खाते हैं। तो इस बात को हमें गंभीरता से जानना पड़ेगा, और जानने में आपको हमें जो बातें समझ में आई कि कई चिड़िया तो ऐसी होती हैं जो मांसाहारी होती हैं, और मांसाहारी चिड़िया जो हमारे खेतों में इल्लियाँ लगी होती हैं, जो हमारे खेतों में कीड़े-मकोड़े लगे रहते हैं, वो चुन-चुन कर, देख-देख कर आपको नहीं दिखेगी कोई इल्ली, लेकिन उनको पत्ते के नीचे छुपी हुई इल्ली दिख जाती है, और वो उड़ के फटाक से इल्ली को लेके और चली जाती हैं और खा लेती हैं। सवाल ये है कि अब वो चिड़िया कहाँ से बैठ के उस इल्ली को देखे? क्योंकि हमने अपने खेतों पे जो पेड़ लगे थे, आधुनिकीकरण के कारण हमने अपने खेतों की मेड़ों के पेड़ तो सारे साफ कर डाले। अपने लिए बैठने के लिए जगह नहीं छोड़ी। हम जब खेत पे जाते हैं तो छाता लेके जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, 200 एकड़ का किसान अपने खेत में छाता लेके खड़ा होता है। उसको अपने ही खेत में 200 एकड़ के खेत में एक पेड़ नहीं होता कि वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए। ये हमारी खेती की दुर्दशा है। साथियों, ये बात हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगी कि अगर हम अपनी लिविंग के बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, तो जीवों द्वारा जब संसार चल रहा है और इनके द्वारा चलाए गए नियमों के कारण, कायदों के कारण हमारे लिए भोजन, आवास और पानी की व्यवस्था की पूर्णता होती है, तो क्यों ना हम इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम करें। तो हमने इसमें एक बायोडायवर्सिटी का प्लान किया है, जिसमें हम पेड़-पौधों को एक लाइनबद्ध तरीके से खेत की मेड़ों पर लगाते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो क्लाइमेट का बुरा असर हमारे खेतों पे नहीं पड़ता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम एक अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी तैयार कर पाते हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों को रहने की व्यवस्था, और जब ये व्यवस्था आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके खेत पर क्या होता है, हर तरह के कीड़े हर तरह के पक्षी, हर तरह की चिड़िया आपके खेत में रहने लग जाती है, और जब ये हर तरह की चिड़िया घोंसला बना के आपके खेतों के मेड़ों पे रहेगी, तो आपके खेतों में लगने वाले हानिकारक कीड़ों को ये खा के और दवाई डालने से आपको रोकेगी, आपकी फसल को कीड़ों से सुरक्षा देगी। तो ये चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगी, और इसके लिए बायोडायवर्सिटी कैसे तैयार करनी है, कीड़ों का क्या मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हम जो है ना पहचानें कि मित्र कीट कौन है, शत्रु कीट कौन है, ये सारी जानकारी जो है डिटेल में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे देंगे। तो बहन यहाँ पर कीर्ति जी हैं, और इन्होंने ग्रुप बना रखा है या बनाएँगे या जो भी हो, आप इनसे संपर्क करिए और इनसे आप बोलिए, तो ये सारी जो लिटरेचर संबंधी चीज़ें हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करा
देंगे, आप उनको डाउनलोड करके अपनी गूगल ड्राइव में डाल के रखिएगा और जब जरूरत हो उनको पढ़िए, देखिए, समझिए और अपने खेतों में इम्प्लीमेंट करिए। साथियों, ये बहुत जरूरी है। अगर आज की तारीख में हमने ये काम करके नहीं गए तो आने वाली जनरेशन कई तरह की विपत्तियों से घिरे में आ जाएगी और दुनिया के पास कोई समाधान नहीं है कि वो पानी को पूरे वैश्विक दे पाए। कोई समाधान नहीं है कि वैश्विक स्तर पर कीड़ों को कंट्रोल कर पाए। जिस तरीके से कोरोना महामारी एक आज हमारे लिए पूरी दुनिया को परेशान करके बैठी है, ऐसे न जाने कितने जीवों की हमने हत्या कर डाली है, पूरा बायोडाइवर्सिटी तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये निरंतर ये काम चलता रहा तो ऐसे न जाने कितनी हजार तरह की बीमारियां पूरी मानव जाति पर भारी पड़ेंगी और प्रकृति का तंत्र पूरा व्यवस्थित हो जाएगा और पूरी मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो साथियों, जैविक खेती के साथ में हमें एक बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी, जैव विविधता, पेड़ पौधों की अहमियत समझना पड़ेगी और खेतों पर पेड़ लगा के हम न केवल अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ाएंगे, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे, बल्कि हम पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम करेंगे। तो ये काम भी हमें करना है। इसके बाद बात आती है कि हम अपने बीजों को कैसे बचाएं और नेटिव सीड जो होते हैं, हमारे देसी बीज जो होते हैं, ये जैविक खेती में क्या भूमिका रखते हैं। साथियों, जैविक खेती में देसी बीजों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो देसी बीज होते हैं, सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि देसी बीज का मतलब क्या है और बीज कितने प्रकार के होते हैं। बीज होते हैं 3 से 4 प्रकार के। पहला होता है देसी बीज, दूसरा होता है हाइब्रिड बीज और तीसरा होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बहुत ही सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, ये इनसे हमें बचना चाहिए और ये आज हमारे पास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पैकेटों के रूप में, रैपर्स के रूप में हमारे पास आसपास हैं। इन बीजों से बचना चाहिए और इन बीजों से बचने के लिए आप पैकेट को गंभीरता से, पैकेट के जस्ट पीछे आप देखें कि कहीं पर GM सीड्स तो नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो आप कतई ना लगाएं। और अगर कोई ऐसी वेजिटेबल है जहां पर आपको सीडलेस की बात हो रही है, जहां पर आपको उस सब्जी में बीज नहीं मिल रहे हैं, तो ये मूल बात होती है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन सीडों के उत्पाद की, कि उनमें आकृति के साथ में सीड नहीं होते हैं, उनके अंदर बीज नहीं होते हैं। और ये GM फ्रूट्स का या जो GM फलों का जो है, ये एक बेसिक आधार होता है कि उनमें बिल्कुल भी सीड नहीं होता है। तो ये तो हमें कतई नहीं करना, क्योंकि ये हमारी सेहत ही नहीं, पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में लगातार बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए? फिर हमारे आते हैं हाइब्रिड बीज। तो क्या हाइब्रिड बीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बेशक आप हाइब्रिड बीज जैविक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो केमिकल लेप होता है, उस लेप को हटाने के बाद। केमिकल का लेप क्या होता है? उनके ऊपर थायरम का लेप होता है, कई बार जो है और दूसरे केमिकल्स का भी लेप होता है। उसके लेप को हटाना एक चुनौती तो नहीं है, पर हटाना हमारी जिम्मेदारी अगर हम जैविक खेती को कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना? गौमूत्र लीजिए आप थोड़ा सा, लगभग 200-250 ग्राम बीज की मात्रा के हिसाब से, और बीज को करीब करीब 12 घंटे तक लगातार गौमूत्र में डुबा के रखिए। लगातार गौमूत्र में बीजों को डुबाने से उनके ऊपर जो स्किन पे केमिकल लगा होता है, वो सारा केमिकल धीरे धीरे करके गौमूत्र की एसिडिटी के कारण डिटेक्ट हो जाता, छूट जाता है, और फिर आप साफ गौमूत्र से उन बीजों को वॉश करके फिर आप खेती में उनका उपयोग करिए, तो वो जैविक बीज कहलाएंगे। भले तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड एक अलग बात है, जैविक एक अलग बात है। ठीक है, तो जैविक हम उनको इस तरीके से बना सकते हैं और हाइब्रिड बीज का आप जैविक खेती में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सबसे जो पहला विकल्प है वो आपको देसी बीजों पर जाना चाहिए। देसी बीज इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता के आधार पर और इनमें जो रेजिस्टेंस पावर होता है उसके आधार पर हमें इनका सिलेक्शन करके इनका उपयोग करना चाहिए। देखिए, देसी बीज जो होते हैं, हर प्रकार का देसी में कोई ना कोई जेनेटिकली गुणवत्ता होती है, मतलब हर बीज में कोई ना कोई एक स्पेशल गुण होता है, जिस गुण के कारण उसको मान्यता मिली होती है, उसकी मान्यता मिली होती है। तो साथियों, जो देसी बीज होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आज अगर हमारी उम्र से लेकर सेहत में जो डिक्रीजिंग हमारा लेवल लगातार बढ़ रहा है, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम लगातार कम होता चला जा रहा है, इसके पीछे केवल केमिकल कारण नहीं है, इसके पीछे कारण है कि हमारे को जो खाना मिल रहा है उस फूड में पोटेंशियल नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो गुणवत्ता नहीं है जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हरदम क्लीन करने के लिए चाहिए। बहुत सारे हमारे देसी बीजों में बीज हैं जो काफी अच्छा प्रोटीन देते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो फाइबर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो
कॉन्स्टिपेशन पे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो शुगर की बीमारी पे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करते हैं। तो जो तमाम तरह की जो चुनौतियां आज हमने खान पान बिगाड़ के क्रिएट की हैं, उन सारी चुनौतियों को दूर करने में देसी बीज सक्षम होते हैं, क्योंकि देसी बीजों में कोई ना कोई जेनेटिकली पावर होती है, कोई ना कोई गुण होता है। हाइब्रिड बीजों में ये गुण बनाए जाते हैं, होता नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक बीज को दूसरे बीज से क्रॉस कराया जाता है, तो जो ओरिजिनल गुण होता है बीज का वो कहीं ना कहीं हट जाता है और नए गुण उसमें आ जाते हैं, दोनों के गुण मिलके कोई नया गुण बन जाता है। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन होते 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 ये हाइब्रिड बीज जो है अपनी ओरिजिनल मूल गुणवत्ता को खो बैठते हैं, और इसके कारण हमारी उत्पादन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बीज जो है कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं, जो मौसम के परिवर्तन में बदलाव आ रहे हैं, इनको झेलने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें देसी बीजों को लेना चाहिए और देसी बीजों को संरक्षित भी करना चाहिए, क्योंकि यही देसी बीज हमारी मूल व्यवस्था का पार्ट है। अगर हम देसी बीजों को संरक्षित नहीं कर पाए तो ये हमारी धरोहर के साथ खिलवाड़ होगी। किसान की जो पूंजी है वो मिट्टी, पानी और बीज है। अगर ये 3 चीजें किसान के पास हैं तो संसार की उसे किसी भी दौलत की जरूरत नहीं है, वो दौलत उससे खुद बना लेगा। तो मित्रों, सबसे बेहद जो जरूरी चीज है वो है खेतों को जैविक बनाना। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, मल्टीलेयर जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना, खर्चे को कम करना। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी बायोडायवर्सिटी का तैयार होना, और जो है सभी तरह के रासायनिक विकल्पों के रूप में हमें जैविक खाद तैयार करना, और उसके बाद जो है ना हमें देसी बीजों का महत्व समझते हुए हमको उनके प्रयोग करना। ठीक है। अब देसी बीजों को अगर आपको कहीं से लेना है तो आप कैसे चुनाव करें कि ये बीज देसी हैं और इससे हम बीज लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब देसी बीज आप लेने जाओगे तो वो पैकेट में, रैपर में पैक नहीं मिलेंगे, उनके ऊपर कोई ट्रूथफुल लेबल नहीं लगा होगा और उनमें F1 हाइब्रिड भी नहीं लिखा होगा। तो अगर ये इस तरह की चीजें कहीं पर हैं तो आप समझ लीजिए कि वो देसी बीज की कैटेगरी में आएगा, खुले बीज होंगे। ठीक है। और देसी बीज हमेशा कंपनियों से नहीं, किसानों से मिलेंगे। ठीक है। तो अगर कोई किसान इस पर काम कर रहा है तो उसकी आप हिस्ट्री जानकर उनसे देसी बीज ले सकते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देसी बीजों पर काम कर रहे हैं और इस महान कार्य से आप उन लोगों से जुड़ सकते हो। हम आपको उनके नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ बीज हमने संरक्षित किए हुए हैं तो आप हमसे भी ले सकते हो। हमने भी देसी बीज बैंक बनाया है और उसमें करीब 55-56 प्रकार की देसी प्रजातियों को संरक्षित करके उनका लगातार शोधन करके देसी बीजों को हजारों किसानों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर हम करते चले आ रहे हैं। अब साथियों, सवाल ये है कि आपने हमसे देसी बीज ले लिया या किसी भी महान भाव से आपने देसी बीज ले लिया, अब आप उस बीज को निरंतर अपने पास कैसे संरक्षित करें, कैसे आप उन बीजों को वापस से बनाएं। ये एक बहुत ही सटीक जानकारी के साथ मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के माध्यम से हम देसी बीजों के बीज बनाते हैं। हमें क्या करना होता है, हम 100 या 200 उदाहरण के तौर पर बीजों को जब हम खेत में लगाते हैं तो उसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसे बीज हैं जो सबसे अच्छी पैदावार अच्छी ग्रोथ के साथ में जर्मिनेशन उनका हुआ है। अगर हमें लग रहा है कि 100 में से या 200 में से कुछ 20 पौधे हैं जो कमजोर तरीके से उग रहे हैं, लेकिन 180 पौधे ऐसे हैं जो एकदम से मिट्टी में से निकल के आए और जर्मिनेशन में उनमें कोई बाधा नहीं दिख रही थी, बहुत अच्छे से उनकी पत्तियां खिली हुई हैं। तो उन 180 पौधों को आप अपने पास रखिए और जो 20 पौधे हैं जो कमजोर उगे हुए हैं उनको आप निकाल के फील्ड से बाहर कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि जो जेनेटिकली कमजोर पौधे होंगे या शारीरिक रूप से कमजोर क्षमता के पौधे होंगे, उनके बीज आपके उसमें मिक्स नहीं होंगे। सेकेंड स्टेज होती है सिलेक्शन की, कि जब पौधा पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाता, बड़ा हो जाता पौधा, ठीक है, बड़ा होने पे पूरी तरह से पत्तियों में वो भर जाता है, खिल जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस समय पे भी सिलेक्शन करना होता है कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां भरपूर मात्रा से अच्छे से खिली हुई हैं। तो जिस पौधे की पत्तियां बहुत अच्छे से खिली हैं वो पौधा आप अपने पास रखिए, बाकी सारे पौधों को फिर हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए फ्रूटिंग के टाइम पे जब उसमें फूल आने लगे तो फूल के समय पर आप देखिए कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें सबसे अच्छे फूल आ रहे हैं, और जिनमें अच्छे फूल आ रहे हैं या ज्यादा संख्या में फूल आ रहे हैं या कलर में कोई अंतर नहीं आ रहा समझ में, उन पौधों को आप रखिए, बाकी पौधों को फिर से आपको खेत से हटानी है। फिर इसके बाद लास्ट एक प्रोसेस होती है जिसमें फल आ जाते हैं पौधे पे, और फल आने के बाद
हमें देखना है कि कौन से ऐसा पौधा है जिनमें फल बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा फलियाँ हैं, ज़्यादा फल हैं, हेल्दी फल हैं और अच्छे कलर, शेप, साइज़ सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हैं। उन पौधों को रखिए और बाकी पौधों को टैग करके उनको अलग हार्वेस्ट कर लीजिए और क्या नाम से उनको पहले आप पूरे खेत के साथ में हार्वेस्ट कर लीजिएगा और जो पौधे आपने सेलेक्ट किए हैं कि हाँ, इनमें हेल्दी पत्तियाँ, हेल्दी सारी चीज़ें थी, तो उन पौधों को आप अलग से टैग करके और उनकी हार्वेस्टिंग अलग करिए और उनकी हार्वेस्टिंग आप तभी करेंगे जब हमारे खेत में बीज पूरी तरह से सूख जाए। अब ये कैसे पता करेंगे कि बीज हमारे खेत में पूरी तरह से सूख गया है? हमें तो ऐसे दिखता है पौधा तो सूख गया है पर उसके उसके अंदर कई बार फल्ली में अभी दाना में लोच होता है, नरमी होती है, तो वो बीज कच्चा होगा और वो बीज का आप बीज बनाएँगे तो वो पौधा फिर कमज़ोर होगा अगली जनरेशन में। तो हमें क्या करना है, बीजों को चेक करना है। भले तो पौधा सूख गया, फल्ली सूख गई, लेकिन फल्ली को फोड़कर उसके दाने को निकाल कर 2-3 दाने हमको मुँह के अंदर डाल के और उसको चबा के देखने हैं। अगर उनमें आवाज़ आती है एकदम से कड़क की, तुरंत आवाज़ आती है कड़क, तो आप समझ लीजिए कि वो बीज बनाने मतलब बीज अब काटने योग्य हो गया है और अगर उसमें थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी भी लचक है, आवाज़ नहीं दे पा रहा है आपका दांत, तो आप समझ लीजिए कि वो बीज में अभी गुंजाइश है, उसको और पूरी तरह से सूखने दीजिए। तो जब बीज पूरी तरह से उस पे सूख जाएँगे, तब हमें उनकी हार्वेस्टिंग करनी है और हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें उन बीजों को ग्रेडिंग करनी होगी पहले क्योंकि उनमें ऐसे बहुत सारी फलियाँ होंगी और बहुत सारी फलियों के अंदर कुछ बीज ऐसे होंगे जो छोटे रह गए होंगे दाने में। तो उनको भी हमें फ़िल्टर करना है और उसके लिए हमें क्या करना है ग्रेडिंग छन्ना लगानी है और ग्रेडिंग करके उन बीजों को पहले हम निकाल लेंगे जो अच्छे बोल्ड दाने होंगे और उन अच्छे बोल्ड दानों को धूप में 3 से 4 दिन तक लगातार आप सुखाएँगे। अगर उनमें थोड़ा बहुत भी कहीं मॉइस्चर रह गया होगा तो वो मॉइस्चर सारा खत्म हो जाएगा और अगेन फिर उन बीजों को आप एयर टाइट पैक करके संरक्षित रखें। तो एयर टाइट पैक करने का तरीका क्या है? या तो आप मिट्टी के बर्तन में बीजों को रख सकते हैं या प्लास्टिक के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन को छोड़कर किसी भी धातु के बर्तन में आप बीजों को पैक करके रख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना, बर्तन सूखा होना चाहिए और जहाँ पर भी आप बर्तन रखेंगे वहाँ पर कोई भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और ना ही वहाँ पर धूप होना चाहिए। डार्क प्लेस में अंधेरे में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और नहीं तो आप छाया में उन बीजों को आपको रखनी है, ठीक है? तो बर्तन पूरा सूखा हो, बर्तन के नीचे नीम की पत्तियों को थोड़ा-सा मुरझा लें। जैसे हमने नीम की पत्तियों को ताज़ा तोड़ा, ताज़ा पत्तियों को तोड़कर थोड़ा-सा धूप दिखा दीजिए, पत्तियाँ मुरझा जाएँगी। मुरझाई हुई पत्तियों को एक कपड़े की थैली में जिसमें रेशे हों प कपड़े में, रेशे मतलब वेंटिलेटेड कपड़ा हो, ऐसा ना हो कि कपड़े के अंदर रख दिया तो उसकी सुगंध खुशबू ही नहीं आ पा रही है। सबसे बेस्ट होगा कि आप जो प्याज की प्लास्टिक की झोली आती है जिसमें प्याज भरी जाती है और बाहर से हमें प्याज दिखती है, वो झोली को आप लीजिए, उसको काट लीजिए, उसके अंदर डाल के और उसको चारों तरफ से सिल दीजिए। तो बेसिकली क्या होगा कि उसकी जो स्मेल है वो बिखरती रहेगी या जो भी आपके पास तरीका हो, कुल मिला के स्मेल पूरी तरह से पैक नहीं होना चाहिए, स्मेल बिखरना चाहिए, ठीक है? तो वो पत्ती का झोली जो है आप उस बर्तन के सबसे नीचे डालिए और थोड़ा-सा चूने की टुकड़ा लीजिए और चूने के टुकड़े को एक कपड़े में बाँधिए सूती कपड़ा होना चाहिए और कपड़े में बाँध के और वो कपड़ा की जो पोटली है वो भी आप डाल दीजिए, ठीक है? तो ज़मीन के सरफेस पर हमने पहले वो डाल दिया और उसके बाद हमने सुखाए हुए बीज ग्रेड किए हुए बीजों को हमने उसमें भर दिया। भरने के बाद हम क्या करेंगे आधे बर्तन तक हम उसको भर के लेके आएँगे, उसके बाद यही चीज़ फिर रिपीट करेंगे। थोड़ा-सा चूना की पोटली और नीम की पत्तियाँ डालेंगे और फिर बीज भरेंगे और ऊपर से फिर नीम की पत्तियाँ और चूने की पोटली डाल के और फिर हम पॉलीथीन से एयर टाइट रबड़ से उसको बेंड कर देंगे। बीज को इस तरह से 2 साल तक भी आप बिना कीड़े से मतलब बिना कीड़े लगे सुरक्षित रूप से आप रख सकते हैं और उनको फिर दोबारा से बीज इसी विधि से बना सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो किसान खुद कर सकता है छोटे रूप में और खुद से अपने देसी बीजों को पुनः बना सकता है और खेती में फिर प्रयोग कर सकता है। और इस विधि को अपनाने से आप निरंतर कई वर्षों तक आप अपनी बीज की जेनेटिकली प्योरता, शुद्धता बनाए रखेंगे और उससे उत्पादन लेते रहेंगे। और ये बीज निरंतर आप चलाइए, ये हमारी धरोहर है और ये सारी चीज़ें जो है, ये प्रकृति की जो है एक कहना चाहिए या किसान की जो कहना चाहिए, ये आधारशिला है। इन आधारशिलाओं को आप संरक्षित करिए, इनको खराब मत होने दीजिए, इनको विध्वंस मत होने दीजिए। ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है क्योंकि इसी से हमारा जीवन जीना संभव है। आज हम पैसे के चक्कर में इतने ज़्यादा फँस चुके हैं कि हमको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। बेशक हो सकता है पैसा सब कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है?
पैसा सब कुछ होने के बाद भी पैसा कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास प्रकृति का तंत्र नहीं है तो, क्योंकि प्रकृति के तंत्र से ही मानव जाति का अस्तित्व इस धरती पर है और जैविक खेती के माध्यम से हम पूरी मानव जाति को बचाने का काम कर रहे हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम जीवों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम पूरी एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाने का काम कर रहे हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम पानी को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जैविक खेती के माध्यम से हम एक कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैविक खेती के माध्यम से हम समाज को अच्छा अन्न देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मिलके हम सभी लोग इस यज्ञ को बड़ा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को और इन प्रयोगों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों की इनकम बढ़े, आमदनी बढ़े और बड़े स्केल पर हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को इसका फायदा हो सके। आपने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से 1.5 घंटे तक सुना। मैं अपेक्षा रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि आज जो भी बातें आपको बताई हैं, चाहे तो हमने जैविक खेती के बारे में बताई हो, चाहे हमने बीजों के बारे में बताया हो, चाहे लेयर फार्मिंग के बारे में, चाहे खाद और दवाइयों के मैनेजमेंट के बारे में बताया हो, इन बातों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपके लिए काफी फायदा पहुंचाएगी और इसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर इम्प्लीमेंट करने में कहीं पे भी आपको तकलीफ होती है तो आप हमें बेशक संपर्क कर सकते हैं और कभी भी किसी भी वक्त आप हमसे किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। पर हिम्मत करिए, आगे बढ़िए और इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करिए, ताकि स्वास्थ्य हम खुद भी ले पाए और आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा फ्यूचर हम छोड़ के जा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः मैं अर्बन ऑर्गेनिक टीम के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जिस मंच के माध्यम से भले तो जितने लोगों को भी फायदा हुआ, पर उन्होंने एक प्रयास किया। उनके साहस को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अगर किसी किसान भाइयों के बहनों के कोई सवाल आए हों इस विषय से रिलेटेड, तो वो बेशक अभी 15 मिनट है हमारे पास, उन मिनटों में इनका उपयोग करते हुए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया सबका। एक जो बेसिक ओरिएंटेशन चाहिए सबको ऑर्गेनिक जी फार्मिंग को लेके। तो एक सवाल है विपुल पटेल जी का, जो जी जानना चाह रहे हैं कि जैविक पोटाश HDPE बैग में भी बन सकते हैं। जी विपुल जी, बन सकता है। इसके लिए जो वर्मी कंपोस्ट के बैग SDP बैग होते हैं, आप उनमें भी बना सकते हैं, पर फार्मूला वही रहेगा कि 100 किलो कचरा 1 किलो क्रिस्टल नमक, खड़ा नमक आपको उसके ऊपर डालनी है, फिर 100 किलो कचरा, फिर 1 किलो खड़ा नमक, 5 परत में आप उसको उसके अंदर भी कर सकते हैं। बोरे से उसको ढक के 15 से 20 दिन के अंदर बार बार उसको आप गुड़ाई करते रहिए 2-3 बार, और वो फिर 60 से 70 दिन में, 80 दिन में कंप्लीट खाद बन जाएगी। तो कर सकते हैं आप। मैं जरा अनम्यूट करूंगा विनीत सक्सेना जी को, वो अपना बात कहना चाहेंगे। विनीत जी। जी सर, हमने 2020 में शिविर अटेंड किया था और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया तो खेती नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमने अभी अपने खेत में उसकी मिट्टी की जांच करवाई थी, तो कुछ पोषक तत्वों की कमी थी, तो उसके लिए हमने ढैंचा बो दिया है जिसको 1 महीना हो गया है। बहुत बढ़िया। अब इसके हाँ जी, सितंबर महीने के बाद में अक्टूबर महीने में हम उसमें खेती कर सकते हैं। तो हम पहली फसल कौन सी बोएं जो हमारे लिए उचित रहेगी? देखिए, अक्टूबर के महीने में आप कोई भी एक कंद वाली फसल और कोई भी लता वाली फसल या पत्ती वाली फसल का चयन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कंद वाली फसल का चयन करते हैं तो उसके साथ में कोई लता वाली फसल ले सकते हैं लेयर फार्मिंग में, ठीक है। और अगर कोई आप पत्ती वाली सब्जी का चयन करते हैं तो फिर पत्ती वाली के साथ में एक लता वाली ले सकते हैं। तो 2 फसलों के साथ में अक्टूबर महीने से लेयर फार्मिंग में काम शुरू किया जा सकता है और उसके कॉम्बिनेशन हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिलवा देंगे। और अगर आपको खुले में खेती करनी है, स्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं नहीं है, अभी बांस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप खुले में कोई भी कंद वाली फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग में पत्ती वाली सब्जी, इस तरह की फसलों के साथ में काम कर सकते हैं। तो अभी देखो, लता वाली फसलें अभी ये महीने तक तो हो सकती हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद ये संभव नहीं है। तो फिर तो आपको पत्ती वाली सब्जियां या फिर कैबेज वगैरह हुआ, ब्रोकली वगैरह हुआ, मिर्ची वगैरह हुआ, इस तरह की चीजों पर, टमाटर वगैरह हुआ, इस तरह की चीजों पर काम करना होगा। लता वाली सब्जियां फिर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और आलू वगैरह हुआ, प्याज वगैरह हुआ, लहसुन वगैरह हुआ, ये सब भी हम कर सकते हैं, ठीक है।
जी। लहसुन कर सकते हैं सर? हाँ, लहसुन कर सकते हैं, पर आप इसके लिए क्या करिए, या तो दोमट मिट्टी का सिलेक्शन करिए। आपके खेत में अगर दोमट मिट्टी है तो लहसुन बहुत अच्छा होगा, प्याज बहुत अच्छी होगी, आलू बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये मिट्टी दोमट है या कैसी है, तो आप हमें फोटो खींच के व्हाट्सएप पे कर दीजिए और लिख दीजिए उसमें कि सर ये मिट्टी कैसी है और इसमें कौन सी फसल लगाएं, तो हम आपको फिर गाइड कर देंगे। ठीक है सर, दोमट मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है। ठीक, नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। अब मैं इकबाल अगवान जी को से कहूंगा कि वो जो अपना प्रश्न है पूछना चाहते हैं, पूछिए। इकबाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप बात कर सकते हैं। हेलो। बोलिए इकबाल जी। हाँ, मेरे 15 एकड़ का एक जगह है, तो उसमें अभी मैंने हल्दी अदरक लगा हुआ है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जैविक करने की, लेकिन अभी अदरक में थोड़ा फंगिसाइड ज्यादा लग गया है, तो उसमें मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे ये जो दूसरी फंगिसाइड आता है तो वो लगाओ कि फिर इसके लिए कुछ मुझे सजेशन चाहिए। देखिए, अगर आपके खेत में सड़न गलन संबंधी या फंगस संबंधी अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो आप चूना के साथ में आप हींग पानी का प्रयोग करें, और लगभग एक गेहूं के दाने के बराबर हींग और लगभग 100 ग्राम के आसपास चूना, इन दोनों को आप साथ में लेकर और उसको पानी के साथ में 15 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे कीजिए, तो इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जी, मेरा मेरा ड्रिप लगा हुआ है पूरा 15 एकड़ में। हेलो। हाँ तो उसमें लगाना है तो हाँ हाँ मुझे हाँ। 200 लीटर में क्या क्या कितना मात्रा चाहिए? अब 200 लीटर का कॉम्बिनेशन आप बना लेना। मैंने बोला एक गेहूं के दाने के बराबर 15 लीटर में हींग और 100 ग्राम चूना, ये 15 लीटर का है। अब 200 लीटर को आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना? जी जी, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ हाँ, ओके। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, सबसे पहले आकाश सर को प्रणाम, और सर विश यू हैप्पी टीचर्स डे। जैसे कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें आप ही फिलहाल मैं आपको ही जी गुरु मान के चल रहा हूँ, और आपकी सारी वीडियोस मैं देखते रहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने ट्राई भी किया था आपके ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए, बट जी। कोविड की वजह से मैं आ नहीं पाया था। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या पॉली हाउस में भी पॉसिबल है सर? नहीं, पॉली हाउस में आप 2 लेयर तक बहुत अधिकतम कर सकते हैं, एक पत्ती वाली सब्जी और एक लता वाली सब्जी, है ना? इससे ज्यादा नहीं कर जी सकते हैं, और वो भी सीजन के हिसाब से, मतलब ठंडी के समय में या बरसात के समय में ये कर पाएंगे आप, गर्मी के समय तो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन जी ओपन में आप, खुले में अगर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 4 लेयर तक, 5 लेयर तक भी कर सकते हैं। ठीक है। जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर। जो प्रोम आता है सर ऑर्गेनिक में, क्या सर ये जिसे हम फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, तो सर ये क्या फॉस्फेट का अल्टरनेटिव है, या फिर फॉस्फोरस के लिए हमने सर ये दूसरी खाद बनाने की जरूरत पड़ेगी सर हमें? नहीं नहीं, ये फास्फोरस का अल्टरनेट है। ये फास्फोरस का जी अल्टरनेट है, पर अगर आप इसको गोबर और केंचुए और रॉक फास्फेट के साथ में बनाओगे तो ये ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है। अभी जो सर किसके साथ सर? मार्केट में आपको मिलता है वो गोबर जी और रॉक फास्फेट का मिक्सचर किया हुआ मटेरियल मिलता है। ठीक है। जी जी। वो सर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। सर जैसे पौधे को, किसी भी प्लांट या वेजिटेबल को, उसके लिए 16 या 17 माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। हम्म। क्या ये ऑर्गेनिक हाँ जो हाँ। आपने खादें बताई हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो आपने यूरिया का बताया या जीवामृत, एक जिसे आप मटका खाद बता हम्म रहे हैं सर, वो है, जैसे हम्म पोटाश वाली बताई या हम्म। वर्मी वाश बताया, तो सर ये सारी खादें जो ऑर्गेनिक में 16-17 माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जिसके लिए होती है, क्या ये इनफ है सर, या इसके अलावा भी कुछ और होता है? नहीं 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 नहीं, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। एक तो जैविक खाद डालनी है, नॉर्मल जी कंपोस्ट गोबर का पचा हुआ खाद, जी पोटास युक्त खाद 500 किलोग्राम डालनी है प्रति जी एकड़, और जो बर्मी फॉस है वो 2 टन पर एकड़ डालनी है। ये जी इतना डोज अगर हम बेसल डोज में डालते हैं और उसके बाद हम लगातार मटका खाद 10 से 15 दिन के अंतराल से देते हैं, तो एक कंप्लीट जी पोषण मिट्टी को मिलता है। उसमें सारी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं, और जी। जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो भी मिलते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। वेजीज के लिए कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताइए सर। किसके लिए? सब्जियों के लिए सर। सब्जियों में देखिए तीनों तरह के कीड़े लगते हैं, रस चूसक कीड़े और इल्ली वर्गीय कीड़े। ठीक है। जी तो आप इसमें गौमूत्र और ये नीम तेल और क्या बोलते हैं अपना छाछ, देसी गाय जी की छाछ, इन तीनों जी चीजों को अपने फार्म पर स्टॉक में रखिए,
और हर जी 10 से 15 दिन के अंतराल में लगातार इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहिए, ठीक है, अल्टरनेट। तो छाछ और नीम ऑयल को साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, है ना, और जी छाछ को और क्या नाम से इसको भी मिला के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हर 10-15 दिन के अंतराल से आप देते जाइए तो काफी हद तक अच्छा कंट्रोलिंग आपको मिल जाता है। फिर स्पेशली अगर कोई कीड़ा लगा हुआ है तो वो आप हमें फोटो भेज के भेजेंगे, बताएंगे, तो हम आपको फिर उसका कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर देंगे कि इसके लिए ये वाली दवाई आप डालिए, ठीक है। जी सर, हम इन तीनों को भी मिक्स कर सकते हैं सर? अलग अलग से डालना पड़ेगा या इनका कोई कॉम्बिनेशन होगा? और किस अगर तीनों को सर भी ये मिक्स किस कर सकते रेशियो हैं, में बिल्कुल। पड़ेंगे? 2 लीटर 1 लीटर आपको छाछ लेनी पड़ेगी। नीम जी ऑयल आपको लेना पड़ेगा 60 ml के आसपास, है ना। जी। और हाँ, गौमूत्र लगभग 1 गौमूत्र। लीटर के आसपास गौमूत्र लेना पड़ेगा। सर ये कितने एरिया के लिए तो हुआ? ये 15 लीटर क्या सर चीज ये 15 लीटर कितने क्या चीज एरिया के लिए होगा सर? सर इस मिक्सचर को हम 15 लीटर पानी के साथ मिलाएंगे ये तो वो कितने एरिया के लिए इनफ होगा? 15 से 20 डिसमिल के आसपास अनुमानित होगा ये, है ना। ये क्या होता है, फसल की स्टेज के आधार पर ये तय होता है कि कितने एरिया में होगा। अगर फसल बहुत छोटी है तो 2 ही टंकी जी में पूरा एक करने पड़ जाएगा। फसल थोड़ी बड़ी है तो 4 टंकी लगेंगी, और बड़ी है तो 5-6 टंकियां लगेंगी। तो ये कह जी। पाना संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप फोटो खींच के भेजेंगे तो एग्जैक्टली फार्मूला और मात्रा हम फिर बता पाएंगे आपको, है ओके, ना। धन्यवाद सर, बहुत तो बहुत अभी हमने धन्यवाद सर। टंकी का डोज बता दिया। आप वो जी स्प्रे करेंगे तो जब टंकी खाली हो जाए दोबारा भर लीजिएगा, ठीक जी। है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए, ओके। ओके, नीरज जी, नीरज बिष्ट जी, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए हाँ सर। जी, आकाश बताइए सर को नीरज जी। आकाश सर को मेरा प्रणाम। सर अभी मैं हाँ, पॉली प्रणाम, हाउस में बताओ। शिमला मिर्ची की खेती कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें सर एक दिक्कत आ रही है, मुझे व्हाइट फ्लाई की दिक्कत आ रही है। तो सर उसके लिए कुछ ऑर्गेनिक व्हाइट खाद फ्लाई, देखिए व्हाइट फ्लाई के लिए आप क्या करिए, जो हमारा सोयाबीन का तेल होता है, मीठा तेल, ठीक है, उस मीठे तेल में आप गुड़ मिलाइए, ठीक है, और लगभग 50-50% मिला लो और पेस्ट जैसा बन जाए। तो उस पेस्ट को पीले कलर की पॉलीथिन के ऊपर लेप करिए पूरा, है ना। पीला एक पॉलीथिन का वो ले लीजिए, मोटी पॉलीथिन ले लीजिए, ताकि वो एकदम वैसी ना हो, लूज ना हो, थोड़ी टाइट हो, मोटी हो। और उसको लेप करके और उसमें एक डंडी पंच करके और गड़ा दीजिए बीच बीच में 10-10, 15-15 फीट के अंतर से। तो इससे क्या होगा, सारी जो व्हाइट फ्लाई है वो आके उसमें चिपक जाएगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सस्टेनेबल विकल्प है उसके अंदर। बाकी तो फिर आप स्प्रे में करंज का ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं। जी। उसमें 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर घोल के 100 ml करंज का ऑयल ले लीजिए और 50 ml नीम का ऑयल ले लीजिए और घोल के 15 लीटर पानी में लेके स्प्रे कर सकते हैं। तो वो भी एक उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक तो करिए, इससे आपको ये स्प्रे भी बच जाएगा, ठीक है। सर इसमें सोयाबीन का ऑयल लेना है ना हमें? सो हाँ, सोयाबीन का तेल, हाँ, और गुड़। ठीक ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके नीरज हाँ, जी, एक लास्ट सवाल है। मैं इनका नाम तो नहीं, लेकिन मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मोटिवेशनल कुछ करके हैं, प्लीज जी, आप अपना सवाल कीजिए। सर मैं ये जानना चाहता नमस्ते। मिर्च मिर्च जो उमस रही है और बन रही है उनका क्या उपाय हाँ, है? क्या हो रही है, उमस रही है? जी, क्या हो रहा है मिर्ची में? सूख रहे हैं पेड़, खड़े हुए। पौधे खड़े सूख रहे हैं ना। जी सर। हाँ, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना, जड़ों में ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, इसके कारण ये तकलीफ होती है। तो आप उसमें जो है दूध का स्प्रे अगर कर सकते हैं या पानी के साथ में अगर उसको दे सकते हैं तो वो दीजिए। और चूना का प्रयोग करें उसकी जगह पर, नीम पाउडर का प्रयोग करें। ये पाउडर के रूप में आप मिक्स करके मिट्टी में दे दीजिए, या फिर जो है ना चूने का पूरा स्प्रे कर दीजिए, ऊपर से नीचे तक उसको नहला दीजिए, ताकि जड़ों तक वो जो पानी है चूने का वो पहुंच जाए। तो उससे काफी हद तक ये आपकी समस्या कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। सर और मिर्ची जो बन हाँ, रही है उसका, मिर्ची बंद बन रही है रही है, मतलब? उसके पत्ते सिकुड़ रहे हैं। अच्छा, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो उसके लिए छाछ का इस्तेमाल करें। देसी गाय की छाछ 2 लीटर, जितनी पुरानी आपको मिले, कम से कम 40-50 दिन पुरानी हो तो बहुत अच्छा है। और 13 लीटर पानी, दोनों को आपस में मिला के लगातार हर 4 दिन के अंतराल से 3-4 बार स्प्रे करो तो वो खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर एक सवाल और है, हाँ लास्ट जी। सवाल। पत्ती वाली सब्जी हाँ, टमाटर पत्ती वाली सब्जी टमाटर और पपीता की मल्टी लेयर फार्मिंग में इसकी डिस्टेंस क्या रखें? टमाटर की और किसकी? पत्ती वाली टमाटर, सब्जी। पपीता और पत्ती वाली नहीं, सब्जी की डिस्टेंस। पत्ती वाली सब्जी टमाटर के साथ में नहीं हो पाएगी, लेकिन बेल वाली सब्जी और टमाटर एक साथ में हो सकता है। उस कंडीशन में बेल वाली सब्जी 5-5 फीट पे लगेगी और टमाटर 1.25 फीट पे लगेगा, ठीक है। सर इसकी ये टमाटर की रो से रो क्या डिस्टेंस होगी?
5 फीट। ओके सर। ओके और सर, फिर उसमें थैंक यू। पपीता भी mix कर सकते हैं? हाँ, पपीता लगा सकते हो, उसकी डिस्टेंस 15 बाई 15 फीट पे होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी आशीष जी, मुझे लगता है कि किसी के सवाल होते हैं तो जी। हम लोग उनको बाद में ले लेंगे सवालों को, व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो पूछ सकते हैं। और ठीक है। आगे निरंतर संपर्क में बने रहेंगे, हम लोग काम करते हैं तो हम लोग आगे सवाल लेते रहेंगे। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जी। बहुमूल्य समय दिया और हम लोगों को सारे सवालों और जिज्ञासाओं को शांत किया। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपनी बातों को लोगों के बीच पे रख पाए हैं। मैं कीर्ति जी से आग्रह करूंगा, आप समापन करिए, और फ्यूचर में जो भी सवाल होंगे उनको हम व्हाट्सएप द्वारा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आकाश जी। सर, धन्यवाद आशीष जी, आप सभी लोगों का और हमारे सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। सभी लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि हम लोग पर्सनली उनके व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग शेयर करेंगे। साथ ही जिसके भी आगे भी कोई अगर समाधान रह गए हैं तो वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे। इस वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पीडीएफ हैं या जो भी उनको कंटेंट चाहिए, वो भी हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। इसी के साथ आज के वर्कशॉप का हम लोग समापन करते हैं और जैविक खेती जो कि प्रकृति के साथ एक संतुलन बना के काम किया जाता है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग इतने जागरूक हैं और आकाश सर ने उन बातों का हमारा जो ज्ञानवर्धन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज के इस वेबिनार इस वर्कशॉप का समापन करती हूँ और जो भी आगे की जानकारी होगी वो ग्रुप में शेयर की जाएगी। धन्यवाद।